बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। कहता है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर? क्या हम ऐसा हीट इंजन बना सकते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हीट को एक्सपेल ना करे? तो स्टूडेंट्स, बुक में उसने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि ऐसा हीट इंजन बनाना मुमकिन नहीं है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को एक्सपेल नहीं करता। ये जो उसने सर्कल लगा के ऊपर लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब है कि दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल because this is against second law of thermodynamics, which states that it is not possible to construct a heat engine that may not expel heat into atmosphere without leaving any change in वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। कहता है, अ थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग अ मिल्क एज अ सिस्टम इज शेकन रैपिडली, डज द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइजेस? हमारे पास एक थर्मोस फ्लास्क है जिसमें हमने मिल्क रखा हुआ है और इसको हम सिस्टम का नाम दे रहे हैं। कहते हैं, अगर आप इसको रैपिडली शेक करें तो बताएं कि मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या नहीं। स्टूडेंट, दिस इज अ थर्मोस फ्लास्क। हमें यह बात पता है कि थर्मोस फ्लास्क की वॉल इंसुलेटेड होती हैं और ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस बनाती हैं जिसमें ना तो हीट सिस्टम में एंटर की जा सकती है, ना ही सिस्टम से हीट लीव की जा सकती है। अब जब आप सिस्टम को रैपिडली शेक करते हैं तो दिस इज बेसिकली द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। और एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन के मुताबिक हमें पता है कि अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो सिस्टम के अंदर मौजूद इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो आइए अब इसका आंसर लिखते हैं। यस, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम rises because this is an adiabatic process in which work done on system appears as increase in its internal energy. Also
internal energy is directly proportional to temperature. Hence, temperature of system will increase. और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी T is directly proportional to average translational kinetic energy of gas molecules. ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. कहता है व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम व्हेन एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन द टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक एयर कंडीशनर की बात की गई है जिसको आप एक रूम के सेंटर में रखे हुए टेबल के ऊपर रखकर अगर ऑन कर देते हैं तब हमने रूम के टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना है. स्टूडेंट्स, पहली बात तो यह कि यहां पे जिस एयर कंडीशनर की बात की जा रही है दैट इज विंडो एसी. वो स्प्लिट एसी नहीं है. विंडो एसी में इनडोर और आउटडोर यूनिट दोनों एक साथ ही होते हैं. यानी कि अगर आपने रूम के सेंटर में रखे हुए टेबल के ऊपर एक विंडो एसी प्लेस किया है तो उसने रूम में कूलिंग करनी है और उसी रूम के अंदर हीट भी एक्सपेल करते जाना है. अब जितना वो रूम में कूलिंग कर रहा है उतनी ही हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ओवरऑल टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. लेकिन स्टूडेंट्स, एसी की रनिंग की वजह से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है. तो ओवरऑल अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू द फ्रिक्शनल इफेक्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंडीशनर. तो आइए अब हम इसका आंसर लिखते हैं. द टेम्परेचर ऑफ रूम will increase slightly. Since air conditioner absorbs and expel heat in the same room, so temperature will not change. But due to the friction in parts of air conditioner, temperature of room will increase slightly. स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कैन मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी? इफ सो गिव एन एग्जांपल. क्या आप मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क को मुकम्मल तौर पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर ऐसा किया जा सकता है तो इसकी एग्जांपल भी दीजिए. तो स्टूडेंट्स, हमने ये बात डिस्क्राइब की थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल. वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है.
तो इसकी एग्जाम्पल क्या बन जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। आइए अब इसका आंसर लिखते हैं। कहता है कि यस, मैकेनिकल एनर्जी जिसको वर्क कहा जाता है बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। As isothermal expansion equation is delta Q is equal to delta W. So according to it, heat can be converted into mechanical energy and mechanical energy can be converted into हीट एनर्जी। स्टूडेंट ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है डज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है या कम होती है। स्टूडेंट्स हमें यह बहुत पता है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे रख के स्लाइड करवाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और अगर आप सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं तो हमेशा सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो यहां पे आंसर बन जाएगा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम increases due to friction. As we know that during friction some amount of mechanical energy be converted into heat, which results increase in entropy according to delta S is equal to delta Q divided by T। स्टूडेंट ये रिलेशन हमें बताता है कि अगर आप सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो हमेशा एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ द नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी। आपने वो नेचुरल प्रोसेस बताना है जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि जब भी आप आइस को ओपनली रख देते हैं तो आइस अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन द सिस्टम का मतलब यह है कि सिस्टम की एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है।
तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस इन एटमॉस्फेयर is the natural process that involves increase in entropy of system. Ice absorbs heat and according to delta S is equal to delta Q divided by T, heat is added to system which results in increase in entropy of system. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 14, कहता है एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वन इन विच, चार ऑप्शंस उसने दी हुई है, आपने करेक्ट ऑप्शन इसमें से फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है, ऑप्शन नंबर ए में कहता है नो हीट इज एडेड और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, बी में कहता है नो चेंज ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस, सी में कहता है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल और डी में कहता है प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट चेंज ना हो, मतलब Q की वैल्यू कांस्टेंट रहे और साथ में टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज भी करती है, टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज भी करती है। जब हम सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं एडियाबैटिकली टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और सिस्टम को कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसके मुताबिक सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन बनती है दैट इज अल्फा, नो हीट इज एडेड और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि एक्सपेंशन और कंप्रेशन में टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो वो बॉयल्स लॉ नहीं बन सकता, और जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं और साथ में हीट को कांस्टेंट रखा होता है तो वॉल्यूम और प्रेशर में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। आपने ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा प्रोसेस जो है ऐसा है जो कि इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाले आर्टिकल में हमने ये बात डिस्कस की थी कि रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होते हैं जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस रैपिड होता है। तो इसके मुताबिक डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी, अ केमिकल एक्सप्लोजन, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बाकी तीनों स्लो प्रोसेसेस हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, कहता है एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज, अल्फा ऑप्शन है 100% एफिशिएंसी, बीटा में कहता है हाईएस्ट एफिशिएंसी, चार्ली में एन एफिशिएंसी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस और डेल्टा में कहता है नन ऑफ दीज। कार्नोट इंजन के आर्टिकल में हमने ये बात पढ़ी थी कि कार्नोट इंजन इज बेसिकली द आइडियल इंजन विच डिस्क्राइब्स द अपर लिमिट ऑफ द एफिशिएंसी, और वो अपर लिमिट एफिशिएंसी की 100% नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन वो ये कहता है कि एलटीआर का टेम्परेचर अगर आप 0 केल्विन करेंगे तो ही एफिशिएंसी 100% हो सकती है। अब चूंकि हमारे पास ऐसे एलटीआर एग्जिस्ट नहीं करते जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन रख सके, इस वजह से एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। लेकिन ये हाईएस्ट एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करता है, तो इसलिए यहां पे आंसर इसका बन जाएगा बीटा विच इज हाईएस्ट एफिशिएंसी। चार्ली में उसने कहा है जी एन एफिशिएंसी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, तो नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे तो इसकी डिपेंडेंस कभी होती ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये है जी हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।